चलिए, तो गाइस अभी हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 ओसीएम का जो आता है हमारा, वो टर्म्स एंड कंसेप्ट आता है। एनी 4 लिखना रहता है आउट ऑफ 6 एंड 2 मार्क्स ईच रहता है। चलिए फटाफट देखते हैं। हम लोग के टोटल 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर में से कितने चैप्टर के खाली हमको पढ़ने हैं टर्म्स एंड कंसेप्ट। तो गाइस मैं आपको बताते चलूँगा कितने चैप्टर के। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का तो पढ़ना नहीं है, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के मैं आंसर याद करवाऊंगा, उसी में से आएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्टेबिलिटी, टेन्योर, इनिशिएटिव, स्प्लिट द क्रॉप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलेशन। सर ये तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ही है। ओके, 14 प्रिंसिपल, उसी के पॉइंट से आपको वही लर्न करना। यहाँ से ये पूरे हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मेंटल रिवैल्यूएशन दिख रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो मतलब कि 10 तो आपको पढ़ना ही नहीं है, वो आंसर करवाऊंगा, वो आंसर याद हो जाने चाहिए। मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, उसके 3 क्वेश्चन आने वाले 2022 के एग्जाम में। तो आपको पूरे के पूरे वही 3 क्वेश्चन लर्न करने, ये पूरे 10 के 10 हो गए, उसी में से आएंगे, उसके बाहर के नहीं आएंगे। अगर आया तो आप कंपलसरी एक ना एक आपको देखने को मिलेगा इसी में से। ओके, बाकी की बात करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट, हाँ ये अगर आ गया तो क्या सर। देखिए मैनेजमेंट क्या है, फटाफट देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, कला है। गेटिंग द वर्क डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स अदर पीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, कला है। जो मैनेजर होता है उसके पास एक कला रहती है। वो कला कैसी, मतलब कि क्या, वो भैया काम दूसरों से कराएंगे, मतलब कि काम दूसरों से कराना कैसे। ओके, हम लोग काम, जो मैनेजर रहता है वो काम खुद नहीं करता, मतलब कि वो दूसरों से काम करवाता है, बट पूरा क्रेडिट किसको मिलता है, मैनेजर को मिलेगा। तो यही बोला है कि मैनेजमेंट एक कला है ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट, मतलब कि क्या करते हैं, दूसरों से काम करवाना और अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। ओके, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट करना, टू प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, टू कमांड करना, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ओके, सिंपल सा सेंटेंस याद हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या है रे बाबा, मैनेजमेंट एक कला है जो हम लोग दूसरों से करवाते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। हेनरी फॉल ने क्या बताया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट करना, उसको टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। बस इतना लिख के आना अगर मैनेजमेंट का पूछा रहेगा तो। ओके सर, उसके बाद सेकेंड चैप्टर का प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। देखिए आया था यहाँ पे। ओके, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग है यहाँ पे। ओके, कंट्रोलिंग है। तो सर ये सब कैसे याद करें, ये भी पढ़ाओगे। गाइस मैं एक भी यहाँ पे से नहीं पढ़ाने वाला, ये ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने डिस्टिंग्विश सारे करवाए हैं, उसी में से लिखना है आपको। मतलब देखिए मैं कितना कम करके दे रहा हूँ। डिस्टिंग्विश भी अपलोडेड है, डिस्टिंग्विश याद हो गया तो ये सब अपना हो गया, उसी के पॉइंट से समझ में आया, उसी के पॉइंट से। मतलब कि सर आपने तो अभी 2 मिनट, कितना 5 मिनट भी नहीं हुआ रहेगा, हम लोग ने 17 तक कंप्लीट कर लिए। आपको फर्स्ट चैप्टर का कुछ नहीं पढ़ना है, 3 आंसर जो लर्न करवाऊंगा उसमें से लिखना है पूरा के पूरे, उसी में से आने वाले, बाहर के कुछ नहीं आने वाले। ओके, खाली मैनेजमेंट याद कर लो क्या है। एंड अभी तक आपने सिर्फ एक ही पढ़ा हुआ है, आपका 17 तक खत्म हो गया। ओके, प्लानिंग ऑर्गेनाइज का कुछ नहीं पढ़ना है। इसका कहाँ से पढ़ना है आपको, मैंने जो डिस्टिंग्विश करवाया है वो डिस्टिंग्विश याद कर लो। डिस्टिंग्विश कंपलसरी आने वाला है, तो उसी में से आपको ये लिखना है। ओके चलिए सर, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का, बैंकिंग। ओके चलिए, द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको। ओके, ये कहाँ से आया था, बैंको से आया था, जिसका मतलब है विच मीन्स बेंच। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द डिपॉजिट्स एंड एडवांस। ओके, तो ध्यान देना, बैंक कहाँ से आया था, फ्रेंच वर्ड बैंको, और बैंको का मतलब है बेंच। ओके, बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है, डिपॉजिट्स में। क्योंकि बैंक के अंदर लोग डिपॉजिट करने जाते हैं और बैंक उस डिपॉजिट को किसी को और को एडवांस में देता है, और अदर रिलेटेड सर्विस भी करता है बैंक। ओके, बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज। देखा, बैंक बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को जैसे जैसे पैसों की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से बैंक उनके साथ डील करता है। इन इंडिया बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो इंडिया में जितने भी बैंक है उनको रेगुलेशन जो भी है वो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करना पड़ता है। बात समझ में आ गया सर। एक बार फिर से फटाफट बैंकिंग का अगर आ गया तो सर 2 मार्क के लिए। तो बैंक क्या है रे भैया, फ्रेंच वर्ड, कहाँ से आया, बैंकों से आया। इसका मतलब क्या है, बेंच। बैंक क्या है रे बाबा, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहली चीज तो याद हो गया, बैंक कहाँ से आया, फ्रेंच वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, बैंकों का मतलब क्या है, बेंच। ओके, दूसरी बात क्या है सर, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये डील किस में करता है, डिपॉजिट्स एंड एडवांस में। ओके, एंड अदर रिलेटेड, तीन चीज़ों में। ओके, डिपॉजिट, एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। बैंक प्रोवाइड करता है बहुत सारी सर्विसेज, किसको, कस्टमर को, उसके
फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे उनको पैसे की जरूरत है उस हिसाब से। बैंक जो है, बैंक हर बैंक को इंडिया में रेगुलेटेड किया गया बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देखिए, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 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 क्या है भैया? इंश्योरेंस क्यों करवाता है इंसान भैया? ओके, वो सोचता है कि भैया मेरा जो भी लॉस हुआ है उसको मैं क्या कर सकूँ, मिनिमाइज कर सकूँ, ओके, कम कर सकूँ। तो इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड पॉलिसी। ओके, इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर के बीच में, जिसको हम लोग इंश्योरर बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब वो पॉलिसी होल्डर। पहले याद हो जाएगा, इंश्योरेंस क्या है भैया? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और वो इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। ओके, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है एग्रीज करती है कि भैया हम आपको कंपनसेट देंगे इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस्ट। देखिए क्या बोल रहे, इंश्योरेंस वेयर बाय इंश्योरर मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज होगी कि भैया हम आपको पैसे देंगे, कब देंगे? जब आपका कुछ लॉस होगा। ओके, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली? हम आपको कंपनसेट देंगे जब आपका लॉस होगा। तो भैया लॉस होगा, ओके, तब मिलेगा। तो बताइए इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो क्या कुछ भी पैसे इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देगा क्या भाई? देना पड़ेगा। पहले आपको क्या भरना पड़ता है? प्रीमियम। तो प्रीमियम कौन भरता है रे बाबा? इंश्योर्ड पर्सन, जो अपना पॉलिसी करवा रहा है। ओके, तो ये बात समझ में आ गया। तो देखिए इसके लिए द इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या करेगा? हैज़ टू पे सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। ओके, तो जो इंश्योर्ड पर्सन रहेगा वो क्या करेगा? एक सर्टन फिक्स सम रहेगा मनी का, जो टाइमली बेसिस पे इंश्योरर को देगा, इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। राइट, आपके घर में आपके पेरेंट्स लोगों ने निकाला रहेगा इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप लोगों ने देखा रहेगा उसमें कैसा कैसा क्या होता है। तो गाइस इंश्योरेंस क्या है भैया? एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में भैया? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योर्ड वो पॉलिसी होल्डर के बीच में, जहाँ पे इंश्योरर मतलब जो कंपनी है वो एग्रीज करती है कि भैया हम आपको कंपनसेट देंगे। किसको देंगे? इंश्योर्ड को देंगे, बट किसके अगेंस्ट लॉस, अगर लॉस होगा तो। ओके, इंश्योर्ड इसके लिए क्या करता है? जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या करता है? हैज़ टू पे सर्टन फिक्स सम मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। कंपनी को कुछ पैसे टाइमली बेसिस पे देता रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। बात समझ में आ गया? खत्म गाइस। देखिए फटाफट नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। सिंपल, क्या है भैया वेयर हाउस? क्या है भैया? जहाँ पे हम लोग गुड्स को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ओके, और जितनी भी एक्टिविटीज है जो कनेक्टेड है किससे? स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। प्रिजर्विंग का मतलब उसको संभाल के रखना, देखभाल करना। ओके, आगे बोला है वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ओके, वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। सर थोड़ा इतना बहुत छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और एक बड़ा कर दो ना। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखिए वेयर हाउसिंग रिफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स। ये भी वहाँ पे लिखा था। इट मीन्स स्टोरिंग द गुड्स, ये लिख सकते हो आप। वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है भैया? ग्रुप एक्टिविटी कनेक्टेड विद स्टोरिंग प्रिजर्विंग ऑफ स्टोर गुड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब तक देखिए फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिख सकते हो। ओके, ये वाला पॉइंट भी यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो। वेयर हाउस क्या है भैया? एक ग्रुप एक्टिविटी कनेक्टेड विद द स्टोरिंग। किससे कनेक्ट होता है भैया? वेयर हाउस स्टोर करके रखना, उसको संभाल के रखना गुड्स को, फ्रॉम कब तक? टाइम ऑफ प्रोडक्शन से लेके जब तक उसका कंजम्पशन नहीं होता तब तक वो वहाँ पे ही पड़ा रहता है स्टोर में। सर कैसे है मेरे को समझा नहीं। अभी सपोज कि आपकी अम्ब्रेला, आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत है। अम्ब्रेला का प्रोडक्शन सपोज ये मैं बोल के चलता हूँ कि वो पूरे 12 मंथ्स होता है, बट अम्ब्रेला का जो सीज़न आता है वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए रहता है, जब बारिश होता है तब। राइट, तो प्रोडक्शन तो हो रहा, प्रोडक्शन करने के बाद जो 12 मंथ्स प्रोडक्शन होता है तो उसको रखते किधर? उसको रखते कहाँ पे भैया? स्टोरेज में, मतलब वेयर हाउस में रखते हैं। राइट, ओके, वेयर हाउस में इसको स्टोर करके रखा गया है। ओके, अब प्रोडक्शन होने के बाद देखिए प्रोडक्शन से पूरा यहाँ पे स्टोर होकर दिखा, यहाँ पे लिखा प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन। ये यहाँ पे प्रोडक्शन करके रखा गया है। ओके, हो गया प्रोडक्शन वेयर हाउस में, बट इसको अब ये निकलेगा कब? जब बारिश का मौसम आएगा तब इसको, जब तक ये कंजम्पशन यहाँ पे, जब बारिश का मौसम नहीं आएगा तब तक यहाँ पे रहता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, टिल द टाइम ऑफ कंजम्पशन तक वो कहाँ पे रहता है? स्टोर में पड़ा हुआ रहता है। बात समझ में आ गया? ओके, तो गाइस ऐसे हमारा ये 4th चैप्टर तक का भी खत्म। चलिए 5th चैप्टर का देखिए क्या है। ई बिजनेस। द टर्म ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये तो सिंपल है भैया, आपको पता होना चाहिए ई बिजनेस का मतलब ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस।
इट इज़ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। ये किसके द्वारा चलेगा भैया? ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू चलेगा। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है ई बिजनेस के अंदर? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। देखिए भैया बिजनेस बोला ना, बिजनेस मतलब धंधा ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के थ्रू, तो धंधे को क्या बोल सकते हैं? खरीदना और बेचना। ओके, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, जो भी ट्रांजेक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी आप खरीदोगे बेचोगे वो इंटरनेट के थ्रू होगा। चलिए आगे बोलिए। द कंसेप्ट ऑफ ई बिजनेस वॉज कॉइन्ड बाय IBM। ओके, आगे क्या बोला है ये लिख लेना। द पर्पस वॉज टू प्रोवाइड बायर एंड सेलर अ प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का पर्पस क्या था? प्रोवाइड करना बायर एंड सेलर के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो भी किस पे? इंटरनेट के ऊपर। क्या करने के लिए? टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ गया गाइस? ओके, बात समझ में आ गया क्या? सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, B2B। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है। कोई कोई बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, मतलब कि एक बिजनेस फर्म जो है दूसरे बिजनेस फर्म को गुड्स बेच रही है, होता है। ओके, तो वही बताया गया हियर। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन बिजनेस फर्म के बीच में होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ओके। B2 तो बिजनेस फर्म मतलब यहाँ पे देखिए बिजनेस टू बिजनेस। ओके, इन्वॉल्व इन ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ओके, बिजनेस फर्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज। बिजनेस फर्म जो इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से, ओके, अलग अलग सर्विसेज के लिए भी। ओके, दिस इंक्लूड, इसके अंदर क्या आता है? दिस इंक्लूड सप्लाइंग ऑफ एंसिलरी पार्ट्स कंपोनेंट्स टू मैन्युफैक्चर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक कैटरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर। ओके, सिंपल था सर। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बोला कैटरिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग मैन पावर। ओके, तो गाइस अगर देखिए यहाँ पे एंसिलरी पार्ट्स की भी बात किया, यहाँ पे जो भी इंक्लूड सप्लाइंग होता है, एंसिलरी पार्ट्स होता है, कंपोनेंट्स होता है, टू मैन्युफैक्चर प्रोवाइडिंग। देखिए अगर सपोज मुझे कार बनाने की कंपनी है, मैं कार बना के सेल करता हूँ, राइट, तो जरूरी नहीं कि मैं टायर भी बनाता रहूँगा उसका, तो मेरे को कौन दूसरी बिजनेस फर्म है जो मुझे टायर देती रहेगी और मैं कार बना के बेच रहा हूँ, राइट। तो ये भी बिजनेस फर्म है जो टायर बना रही है, वो खुद बिजनेस है, और मेरा खुद बिजनेस है, मैं कार बेच रहा हूँ, राइट। तो एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म के साथ क्या कर रहा है? डील करता है, तो ये बोलते हैं B2B। नेक्स्ट बात करते हैं B2C की, बिजनेस टू कंज्यूमर। द ट्रांजेक्शन अंडर B2C आर बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर। यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा भैया? बिटवीन बिजनेस फर्म एंड कंज्यूमर्स के बीच में। ओके, बिजनेस फर्म यूज देयर साइट्स, बिजनेस फर्म में उनके साइट्स होते हैं, फॉर रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। ओके, विच इंक्लूड प्रमोशन होगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, रिव्यू और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बताया जाता है, एक्सेट्रा। एट द डोर, आपको प्रोडक्ट छोड़ने के लिए, मतलब कि वो प्रोडक्ट आपको देने के लिए आपके घर तक आते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में दिया www.flipkart.com, राइट। आपने flipkart.com से कुछ भी ऑर्डर किया रहेगा, तो गाइज आपको देखिए सारी चीज़ें ये जो यहाँ पे लिखी हुई है वो सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल में देखा भी होगा और किया भी होगा। ओके, फ्लिपकार्ट का खुद का एक साइट होता है, आपने देखा, ओके, जिसके अंदर वो खुद का प्रमोशन होगा, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाती है, साइट पे जाके बाद रिव्यू और डिलीवरी भी हो जाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपके घर तक लाके छोड़ भी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। चलिए, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेड ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर थ्रू सम थर्ड पार्टी। ओके, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब यहाँ पे कंज्यूमर एक कंज्यूमर है और वो दूसरे कंज्यूमर को ही सेल करता है। जैसे कि सर हम लोग बोल सकते हैं OLX, राइट, और OLX के लिए हम लोग देखिए कंज्यूमर जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर जाता है, OLX के ऐप इंस्टॉल करता है, उसके बाद OLX के थ्रू वो सेल करता है। ओके, वही लिखा है यहाँ पे। ओके, तो अ कॉमन कंज्यूमर्स पोस्ट एन आइटम फॉर सेल एंड अदर कंज्यूम बीड, जिसको ऑक्शन बोलते हैं, टू परचेस इट। एक कंज्यूमर जो रहता है वो अपने गुड्स को बेचने के लिए वो साइट पे डाल देता है, और दूसरा कंज्यूमर उसको खरीदते हैं, परचेज मतलब उसको बिड करता है कि मेरे को इतने में चाहिए ये वो। द साइट्स आर ओनली इंटरमीडियरीज, और साइट्स क्या रहता है? वो सिर्फ इंटरमीडियरीज है, दोनों के बीच में काम करता है बस, जस्ट टू मैच द कंज्यूमर। एग्जाम्पल की बात करें, वेबसाइट eBay, एग्जाम्पल क्या है? eBay। याद हो जाएगा गाइस, तीनों में से कोई भी एक आने का चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। 5th चैप्टर के जितने भी वो हैं कंसेप्ट एंड टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसी चैप्टर से आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। ओके, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी, मोस्टली द नॉन कोर एरियाज आर आउटसोर्सेड बाय द कंपनी। क्या बोल रहा है? ध्यान देना यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें। ओके, जैसे कि सपोज भैया मेरा खुद की कोचिंग क्लास है, ओके,
जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेरा थाने में खुद का कोचिंग क्लासेस है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी। ओके, तो गाइस ये जो खुद की क्लासेस है, तो मैं बताइए वहाँ पे मुझे स्टाफ रखना पड़ता रहेगा, उसके बाद मेरे को वहाँ पे क्लीनर को रखना पड़ता रहेगा, राइट। ओके, कि उसका जो भी रहेगा वो क्लीन करना पड़ता रहता है क्लासरूम को। तो गाइस आप मुझे एक बात बताना, मैं अकेला जो इंसान है, मैं सब काम मैं अकेले कर पाऊँगा क्या? मैं पढ़ा भी पाऊँ, आपको पढ़ाऊँ भी, आपको स्टाफ का भी काम करूँ, मैं सबको कॉल करूँ, सबके पेरेंट्स को, देन उसके बाद मैं क्लीन भी मैं ही करूँ, तो क्या मैं ये सारी चीज़ें करने में मेरे को टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? सर एक तो टाइम का प्रॉब्लम होगा, दूसरी चीज़ मैं मेरे स्पेशलाइजेशन से फिर क्या होऊंगा, भटक जाऊंगा, राइट। तो अभी मैं क्या करूँ भाई, ये सारी चीज़ें तो मेरा, अगर मेरा टीचिंग एकदम एक्सपर्ट है तो मैं टीचिंग ही करूँगा ना, तो बाकी की चीज़ों को मैं क्या करूँगा, आउटसोर्स। क्या वो बाकी की चीज़ें वो मेरे कोर एरिया के हैं क्या? कोर एरिया मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट, एकदम मेरे लिए, मतलब कि मेरा इंपॉर्टेंस है क्या उसके अंदर? नहीं, मेरा इंपॉर्टेंस है बच्चों को टीच करना, राइट। तो मेरा कोर बिजनेस क्या है भैया, पढ़ाना, राइट। तो बाकी की जो चीज़ें वो मेरे लिए नॉन कोर एरिया, बट करना जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो मेरे पास स्टूडेंट आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो गाइस जो नॉन कोर एरिया है ना मेरा बिजनेस का, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी आउटसोर्स करता हूँ, मतलब बाहर वाली किसी चीज़ को बुलाता हूँ, बाहर वाले लोग को बुलाता हूँ, भैया ये आउटसोर्स करना है। और बाहर वाले कौन होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। जो काम अगर मुझे क्लीन करने के लिए बोला गया तो गाइस मैं क्लीन कितने मिनट में करूँगा? अगर 15 से 20 मिनट, मेरे को आधा घंटा तक लग जाएगा क्लीन। बट मैंने अगर किसी एजेंसी को दिया है, किसी आउटसाइडर को दिया, तो 5-10 मिनट में काम खत्म करके चले जाते हैं। इससे क्या होता है, मेरा पैसा भी कम लगता है और मेरा काम भी अच्छा हो जाता है, और मैं ध्यान किसके ऊपर दे सकता हूँ, मेरे कोर बिजनेस के ऊपर ध्यान देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो यही होता है आउटसोर्सिंग। बात समझ में आ गया सिंपल लैंग्वेज में? ओके, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बिजनेस फंक्शन टू, किसको देते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देते हैं। मोस्टली कहाँ पे, कौन से एरिया में? नॉन कोर एरिया, जहाँ पे नॉन इंपॉर्टेंट वाला एरिया। ओके, आउटसोर्स करते हैं बाय द कंपनी के द्वारा, हम जो कंपनी है वो। द कंपनी मेक्स द फॉर्मल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो हम लोग को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, किसके साथ? एजेंसी के साथ। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द मॉल्स, ऑफिसेज, आउटसोर्सेज फैसिलिटी लाइक कैंटीन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। आपने मॉल में देखा रहेगा, ऑफिस में देखा रहेगा आपको, वहाँ पे पता है, वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, क्लीनर लोग जो मिलते हैं ना, वो सब आउटसोर्स रहते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, चलिए अब देखिए, आगे देखिए, बीपीओ, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग refers to the outsourcing of non-primary activity of the organization to an external organization to minimize the cost and increase the efficiency. ओके, सिंपल सा सेंटेंस क्या बोला, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, हमने आउटसोर्स किया है किस, कौन से एरिया में? नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, जो हम लोगों ने आउटसोर्सिंग में पढ़ा था यहाँ पे। ओके, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, किसको दिया है? ओके, अपने ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, अपने ऑर्गेनाइजेशन की नॉन प्राइमरी एक्टिविटी हमने आउटसोर्स किया है टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके, कॉस्ट की बचत हो सके, और हमारी इंक्रीज हो जाए एफिशिएंसी। ओके, सिंपल सा, बस सर इतना लिखेंगे तो 2 मार्क मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए मीनिंग डायरेक्ट यहीं से लिखे, बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। इंपॉर्टेंट है, बीपीओ क्या है भैया? सबसेट आउटसोर्सिंग का। ओके, पार्टी है दैट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है एक स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। किसको दिया हमने? ओके, बीपीओ क्या है? सबसेट आउटसोर्सिंग का। उसके अंदर इन्वॉल्व क्या है? दैट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशन, जो काम करना है, अपना पर्टिकुलर टास्क दे दिया भैया, ये काम आपको करना है, एंड आपको ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोसेस टू द थर्ड पार्टी को दे दिया गया कि भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने तरीके से करना है, और मेरे को क्लीन चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके, सर्विस प्रोवाइडर, इतना यहाँ से लिखोगे। और ये तो पूरा वही था जो मैंने बताया पीछे, वही है। और एग्जाम्पल चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर वेरियस बैंक सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा। इतना लिख लेना गाइस, आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं केपीओ का। केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आपने नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अनदर काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। चलिए ये भी एक आउटसोर्सिंग का ही पार्ट है। ओके, जहाँ पे वेयर बाय फंक्शन रिलेटेड टू, आप नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स करते हो किसी थर्ड पार्टी को। ओके, सर्विस प्रोवाइडर को, किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को, मतलब कि आप अपने बिजनेस के, आपके नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को आउटसोर्स करते हो। मतलब कि आपके बिजनेस, आपकी कंपनी को और भी ऊपर जाना है, तो आपके पास उतने नॉलेज और उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करते हो,
किसी थर्ड पार्टी को बुलाते हो जो हाईली क्वालिफाइड होंगे, हाईली स्किल्ड होंगे, उनके पास एनालिटिकल स्किल्स होगी, उनको आप हायर करते हो अपने कंपनी में। ओके, तो देखिए इतना तो यहाँ से आप लिख सकते हो। उसके बाद आउटसोर्सिंग में आप क्या लिख सकते हो, कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ओके, केपीओ में दिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप क्या करते हो। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ ये भी लिख सकते हो आप, केपीओ इज द सबसेट ऑफ बीपीओ, ये लिख दीजिएगा। ओके, केपीओ इन्वॉल्व्स, आउटसोर्स करते हो कौन से एरिया में, देखिए कोर फंक्शन दिख रहा है, कोर फंक्शन मतलब कि बाकी सब तो आप नॉन कोर एक्टिविटीज करवाते हो नॉन कोर एरिया में, बट आप केपीओ जो है आपके बिजनेस के कोर फंक्शन में भी करवाते हो। इंपॉर्टेंट है ना, कोर मतलब कि जहाँ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब कि आपका काम जहाँ पे होता है, वर्क जहाँ पे आप खुद करते हो वो। ओके, विच में और मे नॉट गिव कॉस्ट, बाकी के दोनों में हमने देखा रहेगा, सपोज हमने बीपीओ में देखा है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ओके, हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग आउटसोर्स करते हैं। बट यहाँ पे जब नॉलेज की बात आती है तो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम कॉस्ट को देखते नहीं। क्यों, हम कॉस्ट को इसलिए नहीं देखते ताकि हमारा क्या हो सके, ग्रोथ हो सके हमारी कंपनी का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ कोई हाईली पर्सन उसको हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है खर्चा लगेगा। तो मे नॉट गिव कॉस्ट बेनिफिट हो सकता है टू द पेरेंट कंपनी, बट श्योरली इट हेल्प्स इन द वैल्यू एडिशन। बट यहाँ पे आपको वैल्यू एडिशन तो होगा कुछ ना कुछ। बात समझ में आ गया? तो गाइज इतना है, आप वहाँ से जो मैंने बताया यहाँ से इतना लिखिएगा और यहाँ से इतना भी आप लिख सकते हो। ओके, इम्पॉर्टेंट है गाइज। ओके, तो चलिए ये भी ख़त्म हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे एलपीओ की। एलपीओ की किसकी बात कर, एलपीओ। एलपीओ क्या है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ फॉर्म, ओके, और कॉरपोरेशन obtaining the legal support services from drafting legal documents, performing legal research and offering consultation। सिंपल सा है, देखिएगा इस लीगल प्रोसेस मतलब कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब कि सपोज आप एक खुद लॉ फॉर्म है, क्या है, एक एग्जांपल देख देते हैं। आप एक लॉ फॉर्म है, आपने किसी छोटे लॉ फॉर्म को, ओके, आप खुद एक लॉ फॉर्म हो, बड़े लॉ फॉर्म हो, तो गाइज आप नहीं चाहते हो कि मुझे छोटे छोटे काम करने पड़े, छोटे छोटे वर्क करने पड़े, जैसे कि ड्राफ्टिंग, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे काम को कैसे प्रिपेयर करना, छोटे छोटे काम, तो ये आप खुद कर सकते हो। बट आप खुद करने जाते हो तो इसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग जाती है। तो आप क्या करते हो, ये जो काम रहता है आप छोटे छोटे लॉ फॉर्म को देते हो। किसको देते हो, लॉ फॉर्म को। तो ये क्या करते हैं, आपको वो काम करके देते। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस रिसीवर है। ओके, तो इससे क्या होता है, ये लॉ फॉर्म फिर अपने दूसरे वर्क में फोकस करता है, वहाँ पे फोकस करता है, बड़ा लॉ फॉर्म है तो छोटे छोटे जो वर्क रहते हैं वो किसको, दूसरे लॉ फॉर्म को दे देते हैं। तो अभी क्या हो गया, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एलपीओ किया, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है कानूनी तौर पे, मतलब कि देखिए जो एक्ट बोला जाता है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे देखिए लीगल सर्विस होते हैं, ओके, रेंजिंग ड्राफ्टिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग द लीगल रिसर्च। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट, ओके, लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे परफॉर्मिंग द लीगल रिसर्च। तो लीगल रिसर्च में क्या क्या आ सकता है, देखिए कौन कौन से लॉ या फिर कौन कानून लागू होते हैं, कौन कौन सी धाराएं लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, आपको पता होगा। एंड कौन से सेक्शन लगते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। आगे की बात थोड़ी सी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा तो। ओके, तो देखिए, ओके, जो मैंने बोला ना, एलपीओ रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ लॉ फॉर्म और कॉर्पोरेशन ऑब्टेनिंग द लीगल सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड लॉ फॉर्म और लीगल सपोर्ट सर्विसेज कंपनी, यही बोला गया है यहाँ पे। प्रैक्टिस लॉ फॉर्म है या और कॉर्पोरेशन ऑब्टेनिंग द लीगल सपोर्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड लॉ फॉर्म से, दिखा, मतलब कि एक लॉ फॉर्म है जो मैंने बोला, वो छोटे छोटे काम अपने लॉ के जो है वो खुद नहीं कर रही है, वो किसको दे रही है, दूसरे लॉ फॉर्म को दे रही है। ओके, जो मैंने बताया, तो इसको बोलते हैं एलपीओ। ओके, तो देखिए क्या आगे क्या लिखा है, क्या होता है इससे। देखिए, एलपीओ इज द इंडस्ट्री इन विच इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट, उनके खुद के लीगल डिपार्टमेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये लोग आउटसोर्स करते हैं लीगल वर्क टू सच एरियाज। कौन से एरियाज में करते हैं, वेयर इट कैन बी डन एट लेस कॉस्ट, जहाँ पे इनका जो भी कॉस्ट जो होता है वो कम लगता है। अगर ये खुद करे
तो ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि ये खुद नहीं कर सकते बट वहाँ पे कॉस्ट इनकी ज़्यादा लग जाती है, खुद के एम्प्लॉय को देंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं आउटसोर्स कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए एरिया लाइक यूएस एंड यूरोप कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं आउटसोर्स करते हैं अपने लीगल वर्क। वो खुद कर सकते हैं बट अपने वो क्या करते हैं वो आउटसोर्स करते हैं लीगल वर्क। किसको? इंडिया को। क्या होता है? वेयर इट कैन बी परफॉर्म एट अ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कॉस्ट। अगर सपोज ये इनके खुद के कंट्री के लोग कर सकते हैं भैया लॉ का वर्क, बट वहाँ पे क्या होता है कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं लीगल वर्क किसको देते हैं? इंडियन को। तो यहाँ पे इंडियन लोग क्या करते हैं कम कॉस्ट में भी काम कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इतना आप लिख सकते हो। अगर आपको और भी लिखना है तो एलपीओ इज़ अ हाई एंडेड इंडस्ट्री दैट हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली इन द रिसेंट ईयर्स। अभी बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। लीगल आउटसोर्सिंग हैज़ गेन ट्रमेंडस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया। आप लिख सकते हो इतना। ओके, समझ में आया? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओके, जो बिजनेस है इम्प्लाइज द ऑब्लिगेशन of a management of business enterprises to protect the interest of the society। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके दायित्व है वो क्या करे, जो भी मैनेजमेंट है किसका, बिजनेस के जो भी मैनेजमेंट है इंटरप्राइजेस जो भी है, ओके, वो क्या करे प्रोटेक्ट करे किसके, सोसाइटी के इंटरेस्ट को। मतलब कि आपको खुद के बारे में नहीं सोचना है बिजनेस को, ओके, उसको अपने समाज के बारे में भी सोचना है। क्यों? उसको जो अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट मिलता है वो समाज से ही मिलता है। तो गाइज आपको समाज के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, तो यही बोला। ओके, तो यहाँ पे बोला नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ओके, मतलब कि बिना समाज के, बिना सोसाइटी के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, राइट। तो देयरफॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस शुड बी परफॉर्म। जितनी भी एक्टिविटीज, ओके, जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस परफॉर्म करता है, सच मैनर दे विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके, उससे कोई भी सोसाइटी को हार्म नहीं होना चाहिए। ओके, रादर देन दे विल, उनको क्या प्रोटेक्ट, बल्कि उसके अलावा उनको क्या करना चाहिए, बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बात समझ में? इतना ही लिखिएगा गाइज, फुल मार्क्स पूरे मिलेंगे 2 में से 2। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप्स। तो ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसॉफी था दैट वाज प्रोफाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। इसको किसने प्रोफाउंड किया था? महात्मा गांधी। तो बिजनेसमैन जो है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? ट्रस्टीज है वो किसके? सोसाइटी के। बिजनेसमैन टू बी अ ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप क्या बताया गया? अ बिजनेस मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, मोरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। बात समझ में आ गया? सिंपल था, इतना लिखना। ओके, चलिए अभी देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। ओके, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेशन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी क्या क्या करती है? ओके, उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो देखिए CSR इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट। क्या है? मैनेजमेंट कंसेप्ट है वेयर बाय जहाँ पे कंपनीज इंटीग्रेट करती है सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात करती है। किसके बारे में? समाज के लिए क्या करना है, उनके पर्यावरण के लिए क्या करना है अपने, इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद देयर शेयर होल्डर। मतलब कि शेयर होल्डर से बातचीत करके कि हम अपने समाज के लिए और अपने इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्या करें। मतलब कि कुछ डोनेशन देना, जैसे लाइक ओके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो देखिए अभी ये तो हो गया कॉर्पोरेट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंपनियों के लिए ये कंपलसरी है कि CSR में कुछ तो फंड डोनेट करना चाहिए। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, द कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹1500 करोड़। मतलब कि ऐसी कंपनीज जिनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1500 करोड़ और मोर, या फिर उनका टर्नओवर 1000 करोड़, ओके, और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि भैया नेटवर्थ 1500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर टर्नओवर उनका अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट उनका 15 करोड़ या उससे ज्यादा है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में shall be required to constitute a corporate social responsibility committee of the board with effect from 1st April 2014 से ये स्टार्ट हुआ था। तो गाइस जिसका भी ऐसा रहेगा, जिन कंपनियों का, तो उनको क्या करना है, ऑल कंपनीज शैल स्पेंड, उनको स्पेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ओके, देना पड़ेगा इनको ये इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 2%, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% of the company made during the 3 immediately preceding the financial year। बात समझ में आ गया गाइस?
इतना उनको करना है, 2% उनको डोनेट करना है। बात समझ में आ गया गाइस। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑलरेडी हम लोग ने हमारा जो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन वो पढ़ लीजिएगा। नेशनल कमीशन भी वहीं से हो जाएगा सर, स्टेट कमीशन भी वहीं से हो जाएगा। बात करते हैं लोक अदालत एंड जनहित याचिका। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ओके, चलिए देखते हैं लोक अदालत के बारे में बात करते हैं, जो अक्टूबर 2021 में पूछ चुका है। लोक अदालत इज इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सिस्टम फॉर अ क्विक रेड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब ये लोक अदालत क्या भैया, इफेक्टिव भी है, इकोनॉमिकल सिस्टम जो क्विक मतलब कि फटाफट फास्ट आपको आपका सेटलमेंट करके देगी जो पब्लिक के प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम मतलब कि ग्रीवेंसेस उनके जो भी डिस्प्यूट्स है, ओके, कंप्लेंट्स एंड ऑल समथिंग गाइस। ओके, इट कैन बी रेफर्ड टू एज अ पीपल्स कोर्ट। याद रखना, लोक अदालत को हम लोग पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके कंप्लेंट रहते हैं उनको फटाफट सुलझा मिलझा के सॉल्व कर दिया जाता है। ओके, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, एस्टैब्लिश किसके द्वारा था, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। सेटल द डिस्प्यूट्स बाय द कॉम्प्रोमाइजेस। ओके, कॉम्प्रोमाइज, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, झगड़े होंगे, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा फटाफट। द एग्रीड मतलब कि नॉट सेटिस्फाइड पार्टी कैन डायरेक्टली लॉज द कंप्लेंट। Issues are discussed on the spot and decision are taken immediately। देखा, जो भी इश्यूज रहेंगे वो डिस्कस हो जाएंगे तुरंत के तुरंत एंड डिसीजन भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लोक अदालत। बात करते हैं जनहित याचिका। ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनहित याचिका। ओके, इट मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड ओके in a court of law regarding a matter of general public interest। ओके, तो यहाँ पे देखिए भाई, एक तो मैं बात कर देता हूँ जनहित याचिका का लीगल, जैसे कि अगर समाज में या फिर आपके सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो कोई भी इंसान जाके कंप्लेन कर सकता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए भाई। ओके, जैसे लगा कि हमको ये लग रहा है कि हमारे सोसाइटी के लिए ये प्रॉब्लम है, तो कोई भी इंसान जाके कंप्लेन कर सकता है। It is a legal facility under which any person, देखा, any person, कोई भी person can approach to the court of law in the interest of the society। बात समझ में आ गया। The party which is not related to grievance complaints can also file public interest litigation। बोल रहा है कि वो पार्टी उससे रिलेटेड भी नहीं हो, उस झगड़ों से रिलेटेड भी नहीं है वो पार्टी, तो भी वो कंप्लेन कर सकता है। It is a filed in the high court as well as supreme court directly in the some cases। आप कहीं पे भी फाइल कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में भी जाके फाइल कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फाइल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप, ओके, बात समझ में आ गया ये बात। तो गाइस अब बात करते हैं मार्केट वाले चैप्टर। तो मार्केट वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसी के पूरे मार्केट क्या होता है, प्लेस कंसेप्ट मार्केट क्या, ओके, ये सब मैं आपको पूरा करवा दूंगा आंसर में। तो गाइस अभी तक आपने कितने 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 ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं 2 मार्क्स के लिए टोटल देख लेते। अभी ज्यादा तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, राइट। देखिए, एक आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, राइट, बाकी सब आपको याद हो जाएंगे। बाकी सब आपके या तो वो क्वेश्चन आंसर के पार्ट हैं या तो फिर वो आपके डिस्टिंग्विश के पार्ट हैं। बात समझ में आया। सर क्वेश्चन आंसर कौन कौन से चैप्टर का पढ़ना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूं सिर्फ 1st and 8th अच्छे से याद करके जाना। हाँ, और भी चाहिए तो आपको 3rd पढ़ के जाइए, 3rd चैप्टर हो गया, 7th चैप्टर हो गया, 6th चैप्टर हो गया, इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो बट आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड 8th चैप्टर अच्छे से लर्न करके जाना है। ओके, तो टोटल कितने हो गए, फर्स्ट ऊपर मैनेजमेंट हमने देखा, सेकंड चीज यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ा है बैंकिंग, सेकंड, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ वेयर हाउसिंग, ई बिजनेस, B2B, B2C, C2C, आउटसोर्सिंग, BPO, KPO, LPO। तो गाइस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो पेज के है ना गाइस, ये जो पेज मैंने, ये वाला जो पेज है हमारा, ये वाला पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, यही पेजों में से, इन्हीं में से कम 3 to 4 आ ही जाएंगे, इन्हीं पेज में से 3 to 4 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ा है आपको, ये तो कर लेना, एंड बाकी का ये जो है मार्केट, ये सब आंसर के पार्ट, बाकी सब खत्म हो गया। ओके, सो बाय बाय।